आज हम एक ऐसी कहानी और मानसिकता की पड़ताल करने वाले हैं जो ये दिखाती है कि इंसान अपनी सीमाओं को कहां तक धकेल सकता है। हमारे पास डेविड गॉगिन्स की किताब कांट हर्ट मी के कुछ सारांश है, और ये कहानी किसी आम बशरी की कहानी जैसी नहीं है। ये कहानी दर्द, क्रूरता और असफलता की आग में तप कर बने एक इंसान की है। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ उनकी कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि उन मानसिक हथियारों को समझना है जो उन्होंने अपने लिए बनाए। वो कौन से सिद्धांत हैं जिन्होंने एक इंसान को अपने ही दिमाग पर जीत हासिल करने और असहनीय पीड़ा को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलने की हिम्मत दी। चलिए इसी सफर की गहराई में उतरते हैं। कहानी एक ऐसी जगह से शुरू होती है जहां कुछ भी वैसा नहीं था जैसा बाहर से दिखता था। 1980 का दशक, न्यूयॉर्क का एक अमीर इलाका, एक सफल अमेरिकी परिवार। बाहर से सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन दरवाजों के पीछे डेविड गॉगिन्स और उनके परिवार के लिए ये एक जेल थी, जिसके जेलर उनके अपने पिता ट्रुनिस गॉगिन्स थे। और ये कोई मामूली पारिवारिक तनाव नहीं था। हम यहाँ बात कर रहे हैं जिसे मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं, विषाक्त तनाव या टॉक्सिक स्ट्रेस कहते हैं। ये वो तनाव है जो लगातार बना रहता है और बच्चे के विकासशील दिमाग पर बहुत गहरा असर डालता है। वो स्केटिंग रिंक, स्केटलैंड, जो बाहर से उनकी सफलता का प्रतीक था, हाँ, वो असल में डेविड और उनके भाई के लिए बाल मजदूरी और क्रूरता का अड्डा था। उन्हें रात भर काम करना पड़ता था, स्कूल के लिए सोना तक नसीब नहीं होता था, और छोटी छोटी गलतियों पर बेल्ट से बेरहमी से पीटा जाता था। यानी जिस उम्र में बच्चे बेफिक्र होते हैं, वो डर और हिंसा के माहौल में जी रहे थे। तो क्या इसी अनुभव ने बाद में उनके लचीलेपन की नींव रखी? क्या दर्द सहने की क्षमता वहीं से पैदा हुई? एक तरह से हाँ। जब आपका दिमाग लगातार लड़ो या भागो वाली स्थिति में रहता है तो वो बदल जाता है। ये बेहद तकलीफदेह है, लेकिन यही अनुभव बाद में उनके लिए एक कच्चा माल बना। किताब में जो पहली चुनौती है वो इसी सोच पर आधारित है, अपनी मुश्किलों से भागो मत। तो उनकी एक लिस्ट बनाओ। हाँ, उनकी एक लिस्ट बनाओ, उन्हें देखो, उन्हें समझो। गॉगिन्स का मानना है कि जब तक आप ये स्वीकार नहीं करते कि आप कहां से आए हैं और किन मुश्किलों ने आपको बनाया है, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो एक तरफ तो उन्होंने उस शारीरिक और मानसिक पीड़ा को अपनी नींव बनाया, लेकिन उस माहौल से निकलने के बाद इंडियाना में उनकी कहानी एक नया मोड़ लेती है, और शायद उतना ही मुश्किल। बिल्कुल, चुनौतियां बस रूप बदल लेती हैं। इंडियाना में उन्हें पहली बार गहरे नस्लवाद का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें धमकाया जाता था और बचपन के उस तनाव की वजह से उन्हें सीखने में बहुत मुश्किल होती थी। वो ठीक से पढ़ भी नहीं पाते थे। और फिर उनकी माँ के साथी विल्मोथ की हत्या। हाँ, जिन्हें वो पिता की तरह मानने लगे थे, उनकी घर के बाहर ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये तो एक के बाद एक झटके थे। ऐसे में कोई भी इंसान टूट सकता है, हार मान सकता है, लेकिन गॉगिन्स ने कुछ अलग किया। उन्होंने अकाउंटेबिलिटी मिरर यानी जिम्मेदारी के आईने का इस्तेमाल शुरू किया। और ये कोई मोटिवेशनल कोट्स चिपकाने जैसा नहीं था, ये क्रूर ईमानदारी का अभ्यास था। वो आईने के सामने खड़े होते थे और खुद को वो सब कुछ बताते थे जो वो सुनना नहीं चाहते थे। वो खुद से कहते थे, तुम मोटे हो, तुम झूठे हो, तुम पढ़ाई में पीछे हो। लेकिन सिर्फ अपनी कमियां देखने से कोई कैसे बदल सकता है? ये तो और ज्यादा निराशाजनक लग सकता है। यहीं पर मनोविज्ञान का एक अहम सिद्धांत काम करता है। बदलाव का पहला कदम हमेशा अपनी मौजूदा सच्चाई को स्वीकार करना होता है ना? जब तक आप ये नहीं मानते कि आप कहाँ हैं, आप वहां तक पहुंचने का नक्शा नहीं बना सकते जहां आप जाना चाहते हैं। तो वो आईना उन्हें रोज याद दिलाता था। वो उन्हें रोज याद दिलाता था कि वो जो है और जो वो बन सकते हैं उसके बीच एक बहुत बड़ा फासला है, और उस फासले को भरने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उनकी है। इसी एहसास ने उन्हें वायुसेना में जाने के लिए प्रेरित किया। वायुसेना में जाना एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन कहानी का सबसे नाटकीय मोड़ तो इसके बाद आता है। पैरा रेस्क्यू ट्रेनिंग के दौरान पानी के गहरे डर की वजह से वो उसे बीच में ही छोड़ देते हैं, और उसके बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह पटरी से उतर जाती है। हाँ, वो अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाते हैं। वो रात में कीटनाशक छिड़कने का काम करने लगते हैं, चॉकलेट मिल्क शेक और डोनट्स पर जीते हैं, और उनका वजन बढ़कर लगभग 300 पाउंड 136 किलो हो जाता है। वो शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह हार चुके थे। बिल्कुल। फिर एक रात जब वो थके हारे घर आए, उन्होंने टीवी पर नेवी सील्स की ट्रेनिंग पर एक डॉक्यूमेंट्री देखी। उन बेहद कठिन ट्रेनिंग से गुजरते हुए सैनिकों को देखकर उनके अंदर कुछ जागा, और यहीं से उन्होंने वो लक्ष्य बनाया जो सुनने में ही नामुमकिन लगता है,
नेवी सील बनने के लिए उन्हें 3 महीने से भी कम समय में 100 पाउंड से ज्यादा वजन कम करना था। हाँ, 45 किलो से ज्यादा। डॉक्टरों ने कहा कि ये असंभव और खतरनाक है। और इसी लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली मानसिक मॉडल बनाने शुरू किए। पहला था कठोर मन या कैलस्ड माइंड का विचार। हाँ, जैसे वजन उठाने से आपके हाथों पर गांठें पड़ जाती हैं और वो सख्त हो जाते हैं, जिसके बाद दर्द कम महसूस होता है। गॉगिन्स का मानना है कि दिमाग के साथ भी ऐसा ही किया जा सकता है। रुकिए, तो मतलब जानबूझकर खुद को तकलीफ देना? ज्यादातर लोग तो आराम और सुविधा खोजते हैं, कोई जानबूझकर मुश्किल रास्ता क्यों चुनेगा? क्योंकि आराम आपको कमजोर बनाता है। गॉगिन्स ने महसूस किया कि जब आप रोजाना जानबूझकर कुछ ऐसा करते हैं जो आपको पसंद नहीं है, चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो, ठंडे पानी से नहाना हो या 1 किलोमीटर ज्यादा दौड़ना हो, बिल्कुल, तो आप अपने दिमाग को असुविधा का आदी बना रहे होते हैं। आप उसे सिखा रहे होते हैं कि दर्द और मुश्किल सिर्फ एक एहसास है, कोई दीवार नहीं। तो जब जिंदगी आप पर असली मुश्किलें फेंकती है तो आपका दिमाग पहले से ही सख्त हो चुका होता है। वो घबराता नहीं, वो टूटता नहीं। ठीक है, तो ये हुआ अपने अंदर की ताकत बनाने का तरीका। लेकिन उनकी एक और अवधारणा है आत्मा पर कब्जा करना या टेकिंग सोल्स। ये सुनने में बहुत आक्रामक लगती है, इसका क्या मतलब है? हाँ, ये शब्द सुनने में क्रूर लगता है, लेकिन इसका मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है। इसका मतलब है जब आपका प्रतिद्वंदी या कोई भी जो आपको नीचे खींचना चाहता है, ये उम्मीद कर रहा हो कि आप टूट जाएंगे, आप हार मान लेंगे, ठीक उसी पल आप अपनी पूरी ताकत दिखाएं। जैसे हेल वीक के दौरान? बिल्कुल। हेल वीक में जब प्रशिक्षकों ने तोड़ने की हर कोशिश कर रहे थे और बाकी लोग ठंड से कांप रहे थे, तब गॉगिन्स हंसने लगे और ज्यादा मेहनत करने लगे। तो उन्होंने प्रशिक्षकों को ये दिखाया कि उनकी दी हुई तकलीफ का उन पर कोई असर नहीं हो रहा है। हाँ, उन्होंने प्रशिक्षकों के दिमाग में ये बात डाल दी कि इस आदमी को तोड़ा नहीं जा सकता। ऐसा करके उन्होंने मनोवैज्ञानिक रूप से उन पर बढ़त बना ली। उन्होंने उनकी इच्छा शक्ति पर कब्जा कर लिया। और इसी से जुड़ा उनका तीसरा सिद्धांत है कवच वाला दिमाग या आर्मर्ड माइंड। ये कठोर मन से कैसे अलग है? कठोर मन भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयारी है, जबकि कवच वाला दिमाग आपके अतीत का इस्तेमाल करता है। गॉगिन्स ने अपने दर्दनाक बचपन, नस्लवाद, हर उस बुरी चीज को जो उनके साथ हुई थी, उसे अपनी कमजोरी मानने के बजाय अपना कवच बना लिया। हेल वीक की तकलीफ के दौरान वो खुद से कहते थे, तुमने इससे भी बुरा सहा है, तुम्हारे पिता की पिटाई इसके सामने कुछ भी नहीं थी। उन्होंने अपने अतीत के घावों को एक ऐसी ढाल में बदल दिया जिससे कोई भेद नहीं सकता था। जिस बात पर मुझे सबसे ज्यादा हैरानी हुई वो है उनका अल्ट्रा एथलीट करियर, जो लगभग अचानक ही शुरू हुआ। उन्होंने अपने शहीद साथियों के परिवारों के लिए पैसे जुटाने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने बिना किसी ट्रेनिंग के 101 मील यानी 162 किलोमीटर की दौड़ में हिस्सा लिया। ये तो पागलपन लगता है। ये पागलपन ही था। दौड़ के लगभग 70 मील बाद उनका शरीर पूरी तरह जवाब दे गया। उनकी हड्डियों में स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गए, उनके गुर्दे फेल हो रहे थे और वो लगभग बेहोश होने वाले थे। हाँ, उनका शरीर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, रुक जाओ नहीं तो मर जाओगे। और यहीं पर उन्होंने अपनी एक और मानसिक तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसे वो कुकी जार कहते हैं। कुकी जार? ये क्या है? ये एक मानसिक टूल है। कल्पना कीजिए कि आपके दिमाग में एक जार है जिसमें आपने अपनी जिंदगी की सारी जीतें, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो, कुकीज की तरह संभाल कर रखी हैं। जब आप जिंदगी के सबसे मुश्किल पल में हो, जब आपको लगे कि आप हारने वाले हैं, तो आप उस कुकी जार में हाथ डालते हैं और अपनी कोई पुरानी जीत याद करते हैं। बिल्कुल। उस दौड़ के दौरान गॉगिन्स ने अपनी सील ट्रेनिंग पास करने से लेकर वायुसेना का टेस्ट पास करने तक हर उस पल को याद किया जब उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन किया था। तो ये खुद को याद दिलाने जैसा है कि मैं ये पहले भी कर चुका हूँ। हाँ, लेकिन ये उससे भी गहरा है। ये एक न्यूरोलॉजिकल हैक है। जब आपका दिमाग दर्द के सिग्नल भेज रहा होता है तो आप उसे अपनी पिछली सफलताओं का ठोस सबूत देकर शांत करते हैं। आप उसे बताते हैं, देखो हम पहले भी ऐसी ही मुश्किलों से गुजरे हैं और जीत कर निकले हैं। इसी की मदद से उन्होंने वो 101 मील की दौड़ पूरी की। और इसी अनुभव से उनका सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत सामने आता है 40% का नियम। हाँ, द 40% रूल। ये एक शक्तिशाली मानसिक मॉडल है जो हमारे दिमाग के अंदरूनी सुरक्षा तंत्र को चुनौती देता है। हमारा दिमाग हमें बचाने के लिए बना है ना?
सही है। तो जब हम अपनी शारीरिक या मानसिक सीमा तक पहुंचते हैं तो ये दर्द, थकावट के सिग्नल भेजकर हमें रुकने के लिए कहता है। गॉगिन्स का तर्क ये है कि ये सिग्नल बहुत जल्दी आ जाता है। जब हमारा दिमाग कहता है बस अब और नहीं हो सकता, उस वक्त असल में हमने अपनी क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल किया होता है। तो हमारे अंदर 60% ताकत अभी भी बची होती है। हाँ, वो 60% रिजर्व में होती है। और ये नियम सिर्फ शारीरिक सहनशक्ति के बारे में नहीं है, ये उस अंदरूनी आवाज को पहचानने और उसे नजरअंदाज करने के बारे में है जो हमें सुरक्षित रखने के नाम पर हमारी क्षमता को सीमित करती है। गॉगिन्स का मानना है कि असली विकास उस 40% की दीवार को तोड़ने के बाद ही शुरू होता है। गॉगिन्स की कहानी का एक हिस्सा असफलता के बारे में भी है, और वो भी सार्वजनिक रूप से। उन्होंने द टुडे शो पर लाइव टेलीविजन पर पुलअप्स का विश्व रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश की। लाखों लोग देख रहे थे और वो बुरी तरह असफल हो गए। हाँ, उनके हाथों की चमड़ी उधड़ गई, उनकी मांसपेशियां जवाब दे गईं। किसी के लिए भी एक बेहद शर्मनाक पल हो सकता था, लेकिन गॉगिन्स ने इसे अंत नहीं माना। उन्होंने सेना की एक बहुत ही प्रभावी तकनीक को अपने जीवन पर लागू किया, जिसे आफ्टर एक्शन रिपोर्ट या AAR कहते हैं। तो ये बस अपनी गलतियों के बारे में सोचने से कैसे अलग है? ज्यादातर लोग असफलता के बाद खुद को कोसते हैं। यही मुख्य अंतर है। AR में भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं होती। ये एक व्यवस्थित विश्लेषण है। आप खुद से 4 सवाल पूछते हैं। लक्ष्य क्या था? असल में हुआ क्या? दोनों में अंतर क्यों था? और अगली बार मैं क्या सुधार कर सकता हूँ? तो उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया? कोई बहाना नहीं। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग, अपने खाने पीने, यहाँ तक कि जिस पुलअप बार का उन्होंने इस्तेमाल किया, उसकी बनावट तक का विश्लेषण किया। सिर्फ डेटा। और इस विश्लेषण के आधार पर उन्होंने अपनी रणनीति को पूरी तरह बदल दिया। बिल्कुल। उन्होंने समझा कि उनकी पकड़ कमजोर थी और उन्होंने बहुत तेजी से शुरुआत की थी। उन्होंने अपनी तकनीक सुधारी, एक बेहतर पुलअप बार बनवाया और अगली बार कम प्रचार के साथ, हाँ, और एक नियंत्रित माहौल में दोबारा प्रयास किया। और नतीजा ये हुआ कि उन्होंने 17 घंटों में 4030 पुलअप्स करके वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये साबित करता है कि असफलता प्रक्रिया का अंत नहीं है, ये तो बस एक फीडबैक है। तो इन सब का क्या मतलब है? इस पूरी कहानी से हमें क्या मिलता है? ये एक ऐसे इंसान का सफर है जिसने खुद को परिस्थितियों का शिकार मानने से इनकार कर दिया। उसने दर्द को गले लगाया, अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी ली और लगातार अपनी बनाई हुई सीमाओं को तोड़कर अपने मन का मालिक बन गया। और अंत में किताब का सबसे शक्तिशाली विचार आता है, जो सिर्फ एक सवाल है, क्या होगा अगर? ये सवाल सिर्फ गॉगिन्स के बारे में नहीं है, जिन्होंने खुद से पूछा क्या होगा अगर मैं एक नेवी सील बन जाऊं, बल्कि ये हम सबके अंदर की उस संभावना के बारे में है जो पूछती है क्या होगा अगर मैं और ज्यादा कर सकता हूं? क्या होगा अगर मेरी सीमाएं वो नहीं है जो मैं आज सोचता हूं? हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपनी आरामदायक जिंदगी से बाहर निकलकर ये देखने के लिए उकसाता है कि हम असल में क्या करने में सक्षम हैं। स्रोतों में एक ऐसे जीवन का वर्णन है जो चरम शारीरिक और मानसिक चुनौतियों से भरा है, लेकिन ये एक अहम सवाल खड़ा करता है, क्या अपनी वास्तविक क्षमता को खोजने के लिए इतनी चरम पीड़ा से गुजरना जरूरी है? या मानसिक दृढ़ता के इन सिद्धांतों को जीवन की रोजमर्रा की जो शांत लड़ाइयां होती हैं उनमें भी बनाया जा सकता है?